गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम व्याकरण के एक नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक क्या है? शब्द रचना। आज की कक्षा का हमारा विषय है शब्द रचना। हिंदी भाषा में शब्द रचना का क्या योगदान है और शब्द रचना का प्रयोग हम किन किन रूपों में करते हैं, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा का हमारा मुख्य विषय क्या है? शब्द रचना के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? आज उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा का हमारा मुख्य विषय है उपसर्ग। परंतु उपसर्ग की शुरुआत करने से पहले हमें शब्द रचना के बारे में जानना अवश्य है। उपसर्ग क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, आदि विषयों के बारे में आज हम जानेंगे। उपसर्ग जो कि शब्द रचना का ही एक रूप में एक भाग है और हिंदी भाषा में जो कि आपको लेखन और पठन के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता होती है। इन शब्दों की आवश्यकता हमें किसके द्वारा पूर्ति होती है? उपसर्ग के द्वारा। तो उपसर्ग जो है, उपसर्ग आया कहाँ से है, इन विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। तो सबसे पहले आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है शब्द रचना। शब्द रचना होती क्या है, आइए जानते हैं। शब्द रचना है क्या? आज की कक्षा का हमारा मूलभूत वस्तु यही है। शब्द आप सब परिचित होते हैं। शब्द क्या होता है? रचना का अर्थ होता है बनावट। तो शब्द रचना की आखिर आपने शब्द से परिचय हुआ। शब्द रचना का अर्थ है शब्दों की बनावट। शब्द की परिभाषा क्या होगी, आइए इनको समझते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से मिले सार्थक रूप को हम शब्द कहते हैं। अर्थात दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उसका सार्थक रूप अर्थात उस शब्द का सार्थक रूप हमारे सामने आता है। सार्थक का अर्थ होता है सटीक रूप, जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे शब्दों का जिसका कोई अर्थ हमारे सामने आता है वो कहलाता है शब्द। इसी प्रकार हिंदी भाषा में हम विभिन्न तरह के वर्णों का प्रयोग करके शब्द को सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ज्ञान, क्षमा, कमल। इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? विभिन्न प्रकार के वर्णों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ज्ञान से जब हम ज्ञान शब्द को लिखते हैं तो हम अगर ज्ञान की जगह पे अगर हम इन वर्णों को नज्ञ अगर लिखते हैं तो इन वर्णों का कोई मतलब नहीं बनता है। इन वर्णों का कोई मतलब बनता है, इसका कोई सार्थक अर्थ ही नहीं है। परंतु उसी तरह जब हम य में आकार और ना लिखते हैं तब ये क्या बन गया? ज्ञान। तब ये बन गया ज्ञान। तो इससे पता चला ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, नॉलेज। तो ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, पर नज्ञा का कोई अर्थ ही नहीं होता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो जिस वर्णों को हम जोड़कर उसका सार्थक अर्थ ना निकले अर्थात वो शब्द रचना के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमें वर्णों को जोड़कर उसका सार्थक अर्थ आना चाहिए, उसे ही हम शब्द रचना के अंतर्गत रखते हैं। अब इसे हम शब्द नहीं कह सकते, इसे हम क्या कह सकते हैं? शब्द नहीं कह सकते, परंतु इसे हम क्या कहते हैं? शब्द कह सकते हैं। क्यों? इसका कोई अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द जिसका अर्थ निकले उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो हमने शब्दों को बनाना सीखा कि शब्द रचना क्या है। विभिन्न प्रकार के वर्णों को जब जोड़कर हम शब्द बनाएंगे और उसका अर्थ निकले तो वो कहलाता है शब्द। शब्दों की रचना हमने सीखा। आगे हम सीखते हैं आखिर शब्दों की रचना में उपसर्ग जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु उपसर्ग आए कहाँ से हैं? तो इनको देखते हैं, एक एक भाग को हम सीखते हुए चलते हैं। तो शब्द रचना के तीन रूप
होते हैं। शब्द रचना के कितने रूप होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शब्द जो है वो 3 रूपों में बनते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। 3 होते हैं शब्द रचना के 3 भाग होते हैं। पहला क्या है? रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जान सके कि उपसर्ग की आखिर उत्पत्ति हुई कहाँ से। आप यदि आपसे कोई प्रश्न करें कि उपसर्ग आया कहाँ से, जिससे हम शब्द रचना बहुत सारे शब्दों का निर्माण करते हैं, परंतु उपसर्ग आए कहाँ से है, तो हम बताएंगे उपसर्ग की उत्पत्ति जो है शब्द रचना के द्वारा ही हुई है। परंतु शब्द रचना में जो शब्द है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है इनको हम जानते हैं। चलते हैं रूढ़ शब्द को के विषय में जानते हैं। रूढ़ शब्द होता क्या है? रूढ़ शब्दों को अन्य सार्थक शब्द खंडों में विभाजित नहीं किया जाता। ऐसा शब्द जिसे हमें अगर तोड़ना चाहें, खंड करना चाहें, परंतु इसका खंड करने से इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, जो शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर शब्द है कैमरा, हमने लिखा, अगर इसको हम तोड़ते हैं कैमरा, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं आता, अर्थात इसको विखंडन करने के बाद इसका जिसका कोई अर्थ ना निकले, वैसे शब्द को कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। हमारा दूसरा विषय है यौगिक शब्द। ये काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उपसर्ग की उत्पत्ति जो है यौगिक शब्द के द्वारा ही होती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण हम यौगिक शब्दों के ही द्वारा करते हैं। अब यौगिक शब्द क्या है इनको हम जानते हैं। यौगिक शब्द जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वे शब्द जिन्हें विभक्त किया जाता है अर्थात तोड़ा जाता है, तोड़ा जा सके और उसका सार्थक अर्थ हुआ, अर्थात तोड़ने के बाद भी उसका अर्थ जो है सार्थक अर्थ, सटीक अर्थ जो है वो मौजूद हो, वैसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। आप सबों ने पिछली कक्षा में अपनी पढ़ा होगा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये आपका बेसिक भाग है। परंतु आज का हमारा टॉपिक जो है वो है उपसर्ग। परंतु उपसर्ग आया कहाँ से, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं कि उपसर्ग की उत्पत्ति जो है वो किसे, शब्द रचना के यौगिक शब्दों के द्वारा ही हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या है। तो देखते हैं अभी का विषय हमारा क्या है, यौगिक। यौगिक शब्द जैसा कि हमने नाम से ही पता चल गया कि इसको तोड़ने के बावजूद भी इसका सार्थक अर्थ मौजूद हो, ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बांसुरी वाला, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो बांसुरी शब्द एक अपना शब्द है, वाला शब्द है, अर्थात जो बांसुरी को बजा रहा है उसे कहते हैं बांसुरी वाला। तो ये दोनों को तोड़ने के बावजूद, अलग करने के बावजूद भी इसका अर्थ सार्थक है और दोनों अर्थ का एक ही मतलब निकल रहा, ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरा है विद्यालय। जैसे विद्या का अर्थ होता है हमारा, हम लोग जहाँ पर ज्ञान अर्जित करते हैं ऐसी जगह। आलय का अर्थ है स्थान, हम लोग अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं, ऐसी आलय का अर्थ है स्थान। तो ऐसे स्थान जहाँ पर हम लोग विद्या को अर्जित करते हैं, ऐसे स्थान को विद्यालय कहते हैं। इसे अगर तोड़ भी दें तो इन शब्दों का जो है सार्थक रूप जीवित है, इसीलिए कहते हैं इसे यौगिक शब्द। इसको तोड़ने के बावजूद भी इसका अर्थ जीवित है। उसके बाद हमारा शब्द रचना का तीसरा भाग है, वो क्या है? शब्द रचना का तीसरा भाग है वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द इनको भी जानते हैं क्या होता है। वे शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अपना सही रूप, अपना सामान्य रूप को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करें, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लंबोदर, लंबोदर एक
सामान्य शब्द है, परंतु यहाँ पर सामान्य अर्थ प्रकट ना करके एक विशेष अर्थ प्रकट करा था। अर्थात माने लंबोदर हम लोग किसको कहते हैं, जिसका उदर सबसे लंबा हो, अर्थात गणेश को यहाँ पर विशेष अर्थ को प्रकट किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। दशानन अर्थात जिसके 10 आनन अर्थात मुख हो, उसे किसे कहते हैं, वो रावण को कहते हैं। तो हमने जाना कि शब्द रचना क्या है। शब्द रचना उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात सही अर्थ को प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, शब्द रचना कहते हैं। शब्द रचना का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हिंदी भाषा में शब्दों के निर्माण के लिए शब्द रचना का महत्वपूर्ण स्थान है। तो शब्द रचना आखिर होते कितने प्रकार के हैं? शब्द रचना 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, योग शब्द, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। आपने यहाँ तक जाना, परंतु मैंने पहले भी बताया था यौगिक शब्द का अपना महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि आज का विषय जो हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग का निर्माण इन यौगिक शब्दों के ही द्वारा होता है। तो चलते हैं, आपको समझ में आया होगा कि यौगिक शब्द क्या है। जब 2 वर्ण आपस में अगर से विभक्त कर दे अर्थात तोड़ने के बावजूद भी उसका अर्थ जीवित रहे अर्थात सार्थक अर्थ में रहे, तो भी वो तो क्या कहलाता है, वो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब जानते हैं यौगिक शब्द के हम बारे में हमने जाना। यौगिक शब्द आखिर होते कितने प्रकार के हैं? यौगिक शब्द होते हैं 4 प्रकार के। पहला आता है उपसर्ग के योग। हमारा आज के टॉपिक का विषय क्या है? उपसर्ग। हमने जाना कि उपसर्ग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उपसर्ग की उत्पत्ति शब्द रचना के यौगिक शब्दों से उपसर्ग की उत्पत्ति हुई है। दूसरा हमारा है प्रत्यय। तीसरा है उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द और चौथा है हमारा समास। परंतु आज की कक्षा का हमारा विषय वस्तु है उपसर्ग, यानी कि इस यौगिक शब्द के पहले भाग को हम जानेंगे कि वो उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि शब्द रचना के निर्माण के लिए हमें क्या जरूरी है? उपसर्ग के द्वारा ही शब्द का निर्माण होता है, दूसरा प्रत्ययों के द्वारा, तीसरा उपसर्ग प्रत्यय के दोनों के योग से और चौथा समास के द्वारा। इनके द्वारा ही विभिन्न प्रकार के शब्दों को हम बना सकते हैं और उनका निर्माण भी होता है। किनके द्वारा? इन चारों के द्वारा। तो हिंदी भाषा में शब्दों का महत्व काफी है और हिंदी भाषा में तो शब्दों के निर्माण के लिए उपसर्ग को पढ़ना काफी जरूरी है। तो चलते हैं उपसर्ग को की शुरुआत की ओर। तो सभी आप सब अपने पुस्तक में निकालिए और उपसर्ग को हम लोग चलते हैं। उपसर्ग को जानते हैं, उपसर्ग है क्या? उपसर्ग बहुत सरल भाग है। कैसे? आप सब ने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि उपसर्ग क्या है, परंतु आज की कक्षा में हम उपसर्ग के एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। क्या है उपसर्ग? देखते हैं। उपसर्ग आज की कक्षा का हमारा विषय। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में क्या कहते हैं? विशेषता ला देते हैं, अर्थात उसके अर्थ में कुछ विशेष भाग को जोड़ देते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। अच्छा, उपसर्ग बना के शब्द से है उप जोड़ सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। इसका पूरा अर्थ क्या निकलता है उपसर्ग का? किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, अर्थात किसी शब्द के नजदीक में आकर एक नए शब्द का निर्माण ही करना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अर्थात एक सार्थक शब्द को हम लेते हैं। उदाहरण से यहाँ हम देखेंगे कि उपसर्ग क्या है। उदाहरण में
परिभाषा क्या व्यक्त की गई है? उपसर्ग ऐसे शब्दांश को कहते हैं। शब्दांश क्या क्या अर्थ हुआ? शब्द के अंश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के, पूर्व का अर्थ है पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे और अर्थात कभी विशेषता को भी लाते हैं, एक नया विशेष शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मूल शब्द दिया है, क्या दिया हुआ है? मूल शब्द दिया है सफल, और यहाँ पर क्या बोला गया? शब्दांश, यहाँ शब्दांश। तो नए शब्द का निर्माण कैसे होगा? नया शब्द कैसे बनेगा हम देखेंगे। उपसर्ग से बनने वाला शब्द यहाँ दिया गया है असफल। असफल पूर्व में शब्द से पहले क्या हम जोड़ेंगे? शब्दांश में कुछ शब्दांश दिए हुए जैसे कि अ जोड़ दिए, तो इसके साथ साथ नया शब्द का निर्माण क्या हो गया? असफल। असफल तो हम किस प्रकार देख सकते हैं? एक शब्द में अगर हम उसके पूर्व में कुछ शब्दांश जोड़ देते, उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। पहले था सफल, अब हो गया नया शब्द क्या बन गया? असफल। तो उपसर्ग क्या होता है? नए नए शब्दों का निर्माण करता है। तो हम समझ गए परिभाषा इसकी क्या है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, आप सब भी मेरे साथ अभ्यास करें कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में, अर्थात उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, एक विशेषता ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। हमने सीखा उपसर्ग क्या है। चलते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं कि वाक्यों में उपसर्ग का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। यहाँ एक शब्द दिया गया है, हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। यहाँ एक शब्द है मान, यहाँ एक शब्द का है अर्थ है मान, इज्जत। दूसरा वही शब्द दिया गया है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा शब्द दिया गया अपमान। हम देख रहे हैं ये एक मान शब्द के समान ही एक शब्द है, परंतु इसके आगे में अप जोड़ा गया है, अर्थात इसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। मान का अर्थ होता है इज्जत, अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। अब जो शब्दांश लगाया है अर्थात शब्द का अंश, हमने पहले बताया उपसर्ग के आगे शब्द का अंश लगने से क्या होता है? उसके शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ से दोनों शब्दों में काफी अंतर पता चल रहा, और शब्दांश का अर्थ हो जाता है बुरा या विरुद्ध। अपमान का अर्थ क्या होता है? बुरा या विरुद्ध। तो अब उपसर्ग लगने से शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, और ये क्या होता है? मूल शब्द के पहले लगते हैं जो शब्दांश, वो क्या करते हैं? शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ देते हैं, उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, जो मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं किस प्रकार शब्दों में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। उदाहरण में एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है हार। हार एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है पराजय। हार मतलब होता है पराजय, परंतु इसी प्रकार इसके आगे में प्र शब्दांश अगर जोड़ दें, हार के आगे में क्या शब्दांश जोड़ दें? प्र शब्दांश। यहाँ पर शब्दांश हम देख सकते हैं, और ये हो गया मूल शब्द। तो हमने देखा कि प्र हमने शब्दांश जोड़ दिया, मूल शब्द के आगे प्र जोड़ने पर उसके क्या, उसमें नया अर्थ बन गया, जैसे कि प्रहार। हमने जैसे ही हार शब्द के आगे प्र जोड़ा तो क्या बन गया? वो उसका अर्थ बदल गया, वो बन गया नया शब्द क्या बना? प्रहार। और उसके अर्थ में परिवर्तन भी आ गया। प्रहार का अर्थ है चोट करना, किसी पर चोट करना, वो कहलाता है प्रहार। हम देख सकते हैं किस प्रकार
मूल शब्द के आगे कुछ शब्द जुड़ जाते हैं पर और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? हमें बस इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मूल शब्द के आगे क्या जोड़ना है? कोई ना कोई शब्दांश जोड़ना है, यानी कि शब्दों के अंश को जोड़ना है। तो यहाँ पर एक नया शब्द बन जाता है, वही कहलाता है उपसर्ग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अ प्लस हार दिया गया है, तो हार में मूल शब्द है हार। हार का अर्थ होता है पराजय। अगर हम लोग इसकी जगह पर आ शब्दांश जोड़ दिए तो यह शब्द बदल के क्या बन गया? आहार। तो इसका अर्थ क्या होता है? पराजय नहीं, इसका अर्थ होगा भोजन, जो हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए उपसर्ग का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग मूल शब्द के आगे कोई भी शब्दांश को जोड़ दें, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग की अभी तक हमने क्या सीखा? उपसर्ग का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उपसर्ग की उत्पत्ति हुई है शब्द रचना से, और शब्द रचना के यौगिक शब्दों से उपसर्ग की उत्पत्ति हुई है। तो चलते हैं, एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि उपसर्ग का यहाँ लिखा है मूल शब्द में सत्य, और आपको एक नया शब्द बनाना है उपसर्ग विधि से, और आप शब्दांश में क्या लिखेंगे? यहाँ क्या होगा शब्दांश में? आप सब लिख सकते और तो क्या बन जाएगा? एक नया शब्द जो उपसर्ग विधि से बनेगा, वो शब्द बन जाएगा असत्य।